नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सहार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे और वैदिक काल के बारे में अपन ने क्या देखा है कि वैदिक काल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड करा था, जो कल की क्लास में भी अपन ने देखा था, एक तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो अपन ने जब वैदिक काल को पढ़ना प्रारंभ करा था तो अपन ने क्या करा है कि इन दोनों के मध्य तुलना करी थी, क्योंकि अपन ने देखा है कि वैदिक काल के अंतर्गत अपन ने कितने वेदों की रचना की है। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि वैदिक काल, तो वैदिक काल के अंतर्गत अपन ने 4 वेदों की रचना की है। क्लियर? पहला कौन सा है? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा अपन ने बोला है कि 3 वेदों को अपन ने उत्तर वैदिक काल में लिखा था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इसको तुलनात्मक रूप से अपन ने किन किन चीजों की बातचीत करी है। तो अपन ने क्या देखा है कि भाई राजनीतिक स्थिति के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार अपन ने धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार आज वर्तमान में अपन किस विषय पे बातचीत करेंगे, तो अपन ने क्या देखा है भाई? सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में अपने को सबसे पहले वापस से वही चीज कि ऋग्वैदिक काल में समाज में क्या क्या देखा गया उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल की अपन इससे तुलना करेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब जैसे ही ये विषय अपन सामाजिक स्थिति के बारे में भी पढ़ लेंगे तो अपन ने नहीं करते करते 80% वैदिक काल को ठीक से पढ़ लिया है। इसके बाद अपन कल की क्लास में क्या करने वाले हैं, जैसे आपने 4 वेद है तो अपन ने ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, तो इसके बारे में अन्य जानकारी एकत्रित करेंगे। उसी प्रकार अपन उपनिषद के बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि उपनिषद में भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी की सारी डिटेलिंग अपन उसमें देखने वाले हैं। क्लियर? तो आज की क्लास और इसके बाद एक और क्लास होगी, तो उसके बाद अपन ने वैदिक काल को ठीक से पूरी तरीके से पढ़ लिया है। क्लियर? चलो भाई, तो आज का अपन क्लास को प्रारंभ करते हैं भाई। और एक चीज, जैसे कि भाई माइक की दिक्कत आ रही है, जैसे साउंड की भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो शायद 1 या 2 क्लास में और ये चीजें आपको झेलनी पड़ेगी। इसके बाद ये सारी चीजें हो जाएगी सोल्व, उसके बाद आपकी क्लास प्रॉपर तरीके से अच्छी चलने वाली है। क्लियर? चलो भाई, तो यहां पे अपने को सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, अब यहां पे देखो भाई, समाज के बारे में अपने को क्या क्या जानना रहता है। तो पहली चीज अपन ने यहां पे क्या लिखा है भाई? वर्ण व्यवस्था। उसी प्रकार फिर अपन यहां पे क्या देखेंगे कि स्त्री की दशा। उसी प्रकार अपन यहां पे जानेंगे कि भाई यहां पे दास प्रथा थी या नहीं। दास प्रथा के बाद अपन ने यहां पे क्या देखा है कि भाई इनका खान पान कैसा क्या होता था। उसी प्रकार यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि भाई इस समाज का स्वरूप कैसा होता था। वापस से इसकी तुलना अपनी समाज से कर लो, जैसे अपन ने समाज की बातचीत करते हैं और इसको अपन में डिटेल में देखते हैं अपन। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि भाई अपना सुजालपुर एक पूरा समाज है या पूरा भारत एक समाज है, तो उसमें पहली चीज आपको क्या देखना है कि भाई यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि अनेक जातियां निवास करती है। क्या निवास करती है भाई? अनेक जातियां। जैसे अपन ने क्या देखा है भाई, सोनी हो गए, नेमा हो गए, परमार हो गए, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है? जाति। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि भाई अपना सुजालपुर है और सुजालपुर में अपन ने क्या बोला है कि जाति निवास करती है। चीजें क्लियर? और जाति में कौन कौन होगा? तो अपन ने क्या बोला है भाई? एक पुरुष और स्त्री। और फिर यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि महिलाओं की दशा। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि महिला की दशा। अब भाई वर्तमान समय में अपन देख लो, वर्तमान समय में अपन क्या देखते हैं कि वर्तमान का अपना जो समाज है वो अपने आप में क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ क्या होता है कि समाज में पिता की चलेगी या पुरुष वर्ग की चलेगी। उदाहरण के लिए भाई अपने घर परिवार में ले लो कि अपने यहाँ पे जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं तो मुख्यतः किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो कहीं ना कहीं अपन ने क्या बोला है कि पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। अपवाद के रूप में अपन देखते हैं कि कुछ जगहों पर भाई स्त्रियों की भी भागीदारी देखी जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप। लेकिन वर्तमान
समाज में अपन ने क्या बोला है कि पुरुष और स्त्री दोनों को बराबरी से हकदार दिया गया है। इसका सिर्फ एक कारण क्या है, तो वो अपन ने क्या देखा है कि शिक्षा, कि जैसे जैसे समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ेगा, फिर अपन क्या बोलेंगे कि जो अधिकार पुरुषों के पास थे वो अधिकार अब किसके पास आ जाएंगे, महिलाओं के पास। इसी कारण से अपन ने क्या बोला है कि समाज में समानता स्थापित होगी। लेकिन अपन ने क्या देखा है कि वर्तमान में अपन ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं और इसकी तुलना अपन किससे करने वाले हैं, उत्तरवेद से। वर्तमान समाज में अपन ने आगे बढ़ना है तो भाई ऋग्वेदिक कालीन स्थिति में जो भी चीजें लिखी गई है अपने को वो चीजें मानना पड़ेगी। कभी मान लो कि वो सारी की सारी चीजें अपन मानने लगते हैं तो भाई अपना समाज हो सकता है कि अमेरिका के समाज से भी एक कदम आगे हो। कभी वर्तमान में अपन ऋग्वेदिक समाज को बिल्कुल जो पद्धति लागू है तत्कालीन समय में अपन मानते तो हो सकता है कि बड़े बड़े पदों पर भी अपने को महिलाएं देखने को मिलती। क्लियर? चलो, तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई अपना सुजालपुर है, तो सुजालपुर में अपन ने क्या बोला है कि भाई जातियां निवास करती है जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं। फिर अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे अपन इसी समाज में सबसे दयनीय स्थिति किसकी है, तो भाई अपन ने क्या बोला है कि महिलाओं की। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि दास व्यवस्था या दास प्रथा। अब ये दास प्रथा को भी अपन इसकी तुलना किससे कर सकते हैं, भाई अपनी नौकरी से। जैसे अपन ने क्या बोला है कि उस समय इसको क्या बोलते हैं कि दास प्रथा, कि भाई अपने को घरेलू कार्यों को करना है तो अपन ने भाई स्त्री दास हो या फिर पुरुष दास को बैठा लिया, भाई आप यहाँ पे काम करो। उसी प्रकार आज भी अपने समाज में देखते हैं कि अनेकों महिलाएं घरों में जाके कार्य करती है, पुरुष भी अनेकों कार्य करते हैं, तो यहीं पे अपन ने क्या बोल दिया उसको नौकरी, और तत्कालीन समय में उसको क्या बोलते थे, भाई दास। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि खान पान, किसकी चर्चा करी है भाई अपन ने, खान पान की चर्चा। जैसे वर्तमान में भी अपन ने क्या देखा है कि भाई शाकाहारी भोजन भी किया जाता है और उसी समय मांसाहार का भी प्रचलन है। तो इस तत्कालीन समय में भी अपने को देखने को मिलता है या ऋग्वेदिक काल में भी अपने को देखने को मिलता है कि शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इसका स्वरूप कैसा होगा, स्वरूप से मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे समानता है या असमानता के तत्व देखने को मिलता है। जैसे वर्तमान समय में अपन ने क्या बोला है कि भारत में असमानता के तत्व देखने को मिलते हैं, कि जो अधिकार पुरुषों को अधिक दे दिए वही अधिकार महिलाओं को कम दे दिए। कारण क्या है, इसी कारण से देखो अपन ने क्या बोला है कि अपने समाज में समानता नहीं है, कि अधिक अधिकार किसके पास है तो पुरुषों के पास, कम अधिकार किसके पास है तो महिलाओं के पास। इसी कारण से वर्तमान सरकारों का भी ये प्रयास है कि भाई महिलाओं को आगे लाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए भाई मध्य प्रदेश की अधिकांश वैकेंसी हो तो यहाँ पे उदाहरण की कांस्टेबल की बात करें तो महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। इसका मुद्दा क्या है कि भाई महिलाओं को आगे लेके आना पड़ेगा। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि संसद में 33% बिल पास कर दिया गया कि भाई महिलाओं को 33% संसद में भागीदारी दी जाएगी। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य करो। तो ये सरकारें कर क्यों रही है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि अपने समाज में पितृसत्तात्मक या पुरुष की चल रही है, तो यहाँ पे महिलाओं को भी आगे लेके आना पड़ेगा। इसी कारण से अपन देखते हैं कि भारत एक विकसित भारत में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को ही आगे लिया जाए, अपन ने क्या देखा है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी भारत एक विकसित भारत के रूप में संकल्पित होगा। क्लियर? तो यहाँ पे समाज की अपन ने बातचीत करी है, तो ये वर्तमान समाज है और ये तत्कालीन समाज है जो भी अपन देखते हैं भाई ऋग्वेदिक कालीन समाज है। तो कुछ भी असमानता नहीं, भाई दोनों में समानता देखी जा रही है, सिर्फ शब्द में फेर हो गया या शब्दों को बदल दिए गए। क्लियर? तो जब भी मान लो कि आपको सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करनी है, किसी भी समाज के बारे में चर्चा करनी है, भले वो भाई अमेरिका का समाज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का समाज हो या फिर भारत का समाज हो या किसी का भी समाज हो, किसी भी देश का समाज हो, तो यहाँ पे ये तत्व ही आपको देखने को अधिकांशतः मिलते हैं। तो इनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। क्लियर है सभी को? चलो, तो यहाँ पे भाई अपन चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो ये बिंदु मैं मिटा देता हूं अभी, उम्मीद है कि भाई आपने साइड में नोट कर लिए होंगे। चलो, तो यहाँ पे अपन ने पहला बिंदु किसकी चर्चा करी है भाई, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ये अपन ने पहली हेडिंग दी है भाई, वर्ण व्यवस्था। अब ये वर्ण व्यवस्था में अपन देखते हैं कि पहली चीज अपन ने यहाँ पे क्या देखा है भाई, पहला बिंदु है। तो वर्ण व्यवस्था में अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जो आर्य और अनार्य, ऋग्वेदिक काल में अपन ने देखा है कि भाई आर्य भारत में आ चुके हैं और यहाँ पे जो भारत के मूल निवासी उनको अपन ने क्या बोल दिया, अनार्य। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें विभाजन तो देखा गया है, विभाजन तो था, लेकिन विभाजन का आधार क्या था। तो विभाजन के आधार में अपन ने देखा है कि दो चीजें, एक तो अपन ने क्या बोला है रंग मूलक, रंग मूलक। अब रंग मूलक में अपन ने क्या बोला है कि भाई आर्य और अनार्य।
आर्य और अनार्य। क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि जो आर्य लोग हैं मूलतः अपन ने क्या देखा है कि उनका जो कलर है वो पेयर है, या फिर बोल सकते हैं वो गोरे हैं। उसी प्रकार अनार्य क्या है, तो अपन ने क्या बोल दिया कि वो सांवले होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेद में विभाजन था, उसका आधार क्या था, तो रंग। तो रंग के आधार पर अपन ने किस किस को विभाजित करा है, तो आर्यों को और अनार्य को। किसकी बात चल रही है भाई, ऋग्वेदिक कालीन। और ऋग्वेदिक कालीन में अपन ने क्या बोला है कि सारी स्थिति बढ़िया थी, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, इसमें अपने को संपूर्णता एक रूपता दिखाई देती है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि दूसरा आधार क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण की चर्चा की गई है। कौन कौन सा भाई, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके पश्चात अपन ने किसकी चर्चा करी है, तो शूद्र की चर्चा की है। क्लियर। तो अपन ने क्या बोला है कि तत्कालीन समाज में भी 4 वर्ग निवास करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन यहां पे अपन ने क्या बोला है कि जो विभाजन का आधार था, तो यहां पे अपन ने नोट करके क्या लिख दिया भाई, तो नोट करके अपन ने यहां पे क्या छापा है कि यहां पे विभाजन, यहां विभाजन कर्म पे आधारित था, यहां विभाजन कर्म पर आधारित था, कर्म पर आधारित था, ना कि जन्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेदिक कालीन समाज में विभाजन तो देखा गया, लेकिन वो विभाजन किस आधार पे था भाई, कर्म के आधार पे। किसके आधार पे था, कर्म के आधार पे। ना कि अपन ने क्या देखा है, ना कि जन्म के आधार पे। अब कर्म के आधार पे कैसे, उदाहरण के लिए मान लो कि भाई मैं, अब मैं मान लो कि वैश्य वर्ग में पैदा हुआ, अब मैं वैश्य वर्ग में पैदा हुआ तो कभी मान लो कि जन्म पे आधारित विभाजन होता है, किस पे भाई, जन्म पे। और मान लो कि भाई मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान है, किसकी दुकान है भाई, कपड़े की दुकान है। तो यहाँ पे मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान है, तो भाई जबरदस्ती मुझे भी कपड़े की दुकान पे बैठना पड़ता, क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे जो विभाजन है जन्म के आधार पे हो गया। लेकिन तत्कालीन समय या फिर बोल सकते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन समय में किस पे आधारित है, कर्म पे। इसी कारण अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वेदिक काल में समानता देखी जाती है। क्लियर है, समाज में चारों वर्गों के मध्य, महिला और पुरुषों के मध्य। लेकिन मान लो कि भाई यहाँ पे अपन ने कर्म पे आधारित कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि भाई अपन सोनी है, अब मान लो कि भाई आपको सोने चांदी का काम करना था, लेकिन अपन ने क्या बोला है कि मेरा जन्म, भले मान लो कि सोनी जाति हुआ है तो सोने का कार्य करना था, लेकिन मैंने क्या बोला है कि भाई मेरा कर्म क्या है, भाई मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे टीचिंग शुरू कर दी, तो ये मेरा कर्म है। तो कभी मान लो कि ऋग्वेदिक कालीन समाज में मेरा जन्म हुआ होता तो मैं अपना जो कर्म है उसका चयन कर सकता था, भले मेरा जन्म किसी भी वर्ग में हो, भले ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में हो, शूद्र में। चीजें क्लियर है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होगी। वापस से देखो, अपन ने यहाँ पे क्या देखा है भाई, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था तो थी, और विभाजन का आधार क्या था, तो विभाजन का आधार अपन ने क्या बोला है कि एक रंग मूलक जो आर्य और रंग अनार्य के बीच में था। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था में जो समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पर विभाजन कर्म के आधार पे था, ना कि जन्म के आधार पे। चीजें क्लियर है सभी को। चलो भाई बढ़े आगे। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ हमें समाज में समानता के तत्व देखने को मिलते हैं। चीजें क्लियर है भाई सभी को। तो ये चीजें अपन ने क्या है कि पहले बिंदु की चर्चा करी है कि ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति में पहला बिंदु क्या है, तो वर्ण व्यवस्था। तो ये वर्ण व्यवस्था का विभाजन अपन ने यहाँ पे नोट कर लिया है, उम्मीद है कि भाई आपने भी कर लिया होगा। और यहाँ पे अपने को समाज में क्या दिखता है भाई, समानता। इसकी तुलना अपन उत्तर वैदिक काल में करेंगे तो यहाँ पे भी रंग मूलक समाज तो था कि आर्य और अनार्य में भी विभाजन था, उसी प्रकार यहाँ पे वर्ण भी 4 ही थे। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ये विभाजन कर्म का ना होकर जन्म का हो जाएगा, कि जिस व्यक्ति का जन्म मान लो उदाहरण के लिए ब्राह्मण वर्ग में हुआ है तो उसको भाई पढ़ाना और पढ़ने का ही कार्य करना पड़ेगा, वो और अन्य कार्य नहीं कर सकता। क्लियर है सभी को भाई, फटाफट छापो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बढ़े आगे, उम्मीद है कि भाई छाप लिया होगा आपने। बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट।
तो यहाँ पे भाई अपन ने वर्ण व्यवस्था देखा। अब दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं। बस ऋग्वैदिक कालीन समाज में एक बिंदु याद रखना है कि समाज में समानता थी चारों वर्गों के मध्य, महिला और पुरुषों के मध्य। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है भाई, दास प्रथा, दास प्रथा। अब ये दास प्रथा क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई कार्यों को करने वाला व्यक्ति। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में इस समय दास व्यवस्था, दास प्रथा प्रचलित थी। लेकिन यहां पे अपन ने क्या बोला है कि दास के रूप में पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी होती थी, दोनों की भागीदारी होती थी। उसी प्रकार एक बिंदु और लिखना कि दास के रूप में, भैया पूरा पॉइंट लिखना है आपको, कि दास के रूप में आर्य और अनार्य दोनों को शामिल किया जाता था, दोनों को शामिल किया जाता था। भाई पहले अपन इसको नोट कर लें, उसके बाद ये पूरा अपन वापस से समझ भी लेंगे। और यहां पे अपन ने क्या बोला है कि दासों को मुख्यतः घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। चलो वापस से इसको समझने का प्रयास करना। अपन ने क्या बोला है कि दास प्रथा अपने आप में बुरांदी है, या फिर बोल सकते हैं कि बुराई है। लेकिन अपन ने क्या बोला है कि दास प्रथा आज भी वर्तमान में भी लागू है, तत्कालीन समाज में भी दास प्रथा लागू है। लेकिन अपन ने क्या बोला है कि दास प्रथा में भी आज विभाजन देखा जाता है। अब ये कैसे, जैसे अपन ने क्या बोला है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो वैसे कार्य नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या बोला है कि भाई मेला ढोना वगैरह वगैरह। तो आज भी अपन ने क्या बोला है कि तत्कालीन समाज में दास प्रथा मौजूद है, लेकिन दास प्रथा में भी कहीं ना कहीं असमानता के तत्व है कि उच्च जाति के लोग कुछ कार्य नहीं करते जिनको वो गलत मानते हैं, लेकिन निम्न जाति के वर्ग पर दबाव बनाया जाता है कि वह कार्य आपको करना ही करना है। तो अपन ने क्या बोला है कि तत्कालीन समाज में भी दास प्रथा मौजूद है, लेकिन दास प्रथा में भी असमानता के तत्व है। यहाँ पे अधिकांशतः अपन क्या बोलते हैं कि दास के रूप में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि भाई स्त्रियों को दास बनाया जाता था या फिर उनका व्यापार किया जाता था। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, वापस से भाई इसको देखना क्या लिखा है इसमें, कि इस समाज में भी अपन ने क्या बोला है कि दास प्रथा प्रचलित थी। अब दास प्रथा प्रचलित तो थी, लेकिन दास के रूप में सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को नहीं बनाया जाता था, स्त्री को भी बनाएंगे और भाई पुरुषों को भी यहाँ पे दास बनाया जाता था। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि दास के रूप में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती थी। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है, जैसे मान लो कि आर्यों के पास शक्ति है, तो उनको अधिकांशतः किसको दास बनाना चाहिए, अनार्यों को। लेकिन अपन ने क्या बोला है कि शक्ति किसी के पास या आर्य के पास हो या अनार्य के पास, लेकिन अपन ने क्या बोला है कि दास के रूप में आर्य और अनार्य दोनों को बनाया जाता था। अब ये आर्य कौन है, जो विदेशी हैं, जो बाहर से आए हैं, जो मध्य एशिया से आए हैं, और अनार्य कौन, जो मूलतः इसी मिट्टी के या यहीं के हैं। क्लियर। और दास के रूप में मुख्यतः अपन ने क्या बोला है कि इन्हें घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। किन कार्यों में लगाया जाता था भाई, घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, इसके अलावा कोई भी कार्यों में इनको लगाया नहीं जाता था। तो अपन ने क्या बोला है कि दास प्रथा में भी अपन ने चर्चा क्या की है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में समानता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि भाई दास प्रथा में भी अपने को समानता के तत्व देखने को मिलते हैं, समानता के तत्व देखने को मिलते हैं, चीजें क्लियर है भाई सभी को। चलो भाई छापो इसको फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। छापो भाई फटाफट।
चलो भाई बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे अपन ने समाज में फिर किसकी बातचीत करेंगे भाई? महिलाओं की दशा या फिर स्त्रियों की दशा। क्या लिखा है यहाँ पे अपन ने? महिलाओं की दशा। अब यहाँ पे महिलाओं की दशा के रूप में क्या क्या जानेंगे? अब बताओ भाई, महिलाओं की दशा कैसी होनी चाहिए इस समाज में? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में दो बिंदु के चारों वर्गों में समानता है। जो अधिकार पुरुष को, वही अधिकार कहीं ना कहीं महिला को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। अब महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, तो इसके कारण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे भी अपन इसको काट देते हैं। तो ये आपकी ये हेडिंग हो गई छोटी सी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर क्यों थी। तो पहला बिंदु अपन ने क्या लिखा है कि महिलाओं को उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा का अधिकार था। उसी प्रकार अगले बिंदु के बारे में यहां पे अपन ने क्या लिखा है कि महिलाओं को अपना वर चुनने का अधिकार था। अर्थात अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। उसी के बाद में नेक्स्ट बिंदु लिखना, बहुपति प्रथा प्रचलित थी। उसी प्रकार बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अगला बिंदु लिखना भाई, यहां बहुपति हो गया, बाल विवाह हो गया। नेक्स्ट लिखो, उम्र भर कुंवारी रहने वाली महिला को आमाजू, क्या कहते हैं भाई? अमाजू कहा जाता था। उसी प्रकार अगला बिंदु लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना यहां पे कि जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती वहां महिला अपने देवर से संतान उत्पत्ति कर सकती है जो कि क्षेत्रज कहलाता है। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी भाई? तो अपन ने क्या देखा है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। जैसे महिलाओं को उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। जैसे अपन देखेंगे कि 16 संस्कारों की चर्चा की गई है, और 16 संस्कार में क्या बोला गया है कि जन्म लेने के पूर्व से लेके तो मरने तक, यहाँ पे संपूर्ण अपना जो जीवन है उसको अपन ने 16 संस्कारों में विभाजित कर दिया है।
उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि महिला को अपना वर चुनने का अधिकार था। मतलब अर्थात अपन बोल सकते हैं कि भाई लव मैरिज का कल्चर था। जैसे एग्जांपल के लिए वर्तमान समाज की बातचीत करते हैं तो वर्तमान में क्या होता है कि यहाँ पे लव मैरिज का चर्चा है। जैसे उदाहरण के लिए किसी महिला को किसी पुरुष से आकर्षण हो गया तो विवाह कर सकते हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि ये कल्चर ऋग्वैदिक काल में प्रचलित था कि यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता था, कि महिला को अपना वर चुनने का अधिकार था, जो भी तत्कालीन समय में देखने को मिलता है। अब इसका एक प्रमुख कारण क्या है कि समाज में शिक्षा बढ़ रही है और जैसे जैसे शिक्षा का महत्व बढ़ेगा वैसे वैसे समाज में जागरूकता आएगी और महिला अपने अधिकारों को प्राप्त करना सीखेगी। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में महिलाओं को वर चुनने का अधिकार प्राप्त था, जो कि महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है, जो वर्तमान समय में भी ये तत्व देखने को अपने को मिलता है। चीजें क्लियर है भाई सभी को? चलो नेक्स्ट, इस काल में अपन ने क्या बोला है कि भाई बहुपति प्रथा प्रचलित थी। बहुपति प्रथा मतलब अपन ने क्या बोल दिया है कि एक ही पत्नी के 4-5 या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे पति हो सकते थे। जैसे आपने सुना है कि बहुपत्नी विवाह, कि एक पति है उसकी कई पत्नियां हो सकती है, लेकिन इस काल में अपन ने क्या बोला है कि बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी। और यहाँ पे समाज की बुराई के रूप में अपन ने क्या देखा है कि बाल विवाह। तो इस काल में अपन ने क्या बोला है कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों की आयु मुख्यतः अपन देखते हैं कि 16 से 17 वर्ष की आयु में वो विवाह किया करती थी। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पर महिलाओं को उम्र भर कभी कुंवारी रहना है तो उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। लेकिन जो महिलाएं कुंवारी रहती है उन्हें किस शब्द से संबोधित किया जाता है? तो अपन ने क्या बोला है कि अमाजू। क्या बोलते हैं भाई उस शब्द को? अमाजू। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान समाज में या फिर अपन चलते हैं भाई मध्यकालीन समाज में, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि कभी मान लो कि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको व्हाइट साड़ी पहनने को बोल देते हैं भाई कि यहाँ पे आपको यही वस्त्र धारण करना है और जो भी शुभ कार्य होते हैं उनको उनसे दूर रखा जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन समाज में क्या बोला गया है कि कभी मान लो कि महिला के पति की मृत्यु भी हो जाती है तो वो महिला अपने देवर से संतान प्राप्ति कर सकती है, और वो जो संतान होगी उसको क्या बोला जाएगा भाई? क्षेत्रज बोला जाएगा। क्या बोलते हैं भाई उसे? क्षेत्रज बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख लेना भाई, यहां महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसे अपवाद में यहां नोट करके कहीं पे लिख लो कि यहां पे महिलाओं का अपन ने क्या बोला है कि संपत्ति का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। चलो भाई, तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि उनको संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। चलो भाई नोट कर लो भाई इसको फटाफट कहीं पे भी साइड में। चलो भाई छापते चलो इसको फटाफट। बड़े आगे भाई, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ रही है। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी बड़ी एग्जाम आपको देनी है उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो महिला उम्र भर कुंवारी रहती थी उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो भाई अमाजू। उसी प्रकार यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था, यहाँ पे स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में समानता तो देखी गई है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में भाई नोट करके लिख दिया है कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि संपत्ति का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं था। क्लियर भाई? इसको लिख लेना साइड में, नहीं तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में टिक करते चलो आप भी। क्लियर? चलो भाई बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब यहां पे अगली हेडिंग क्या है भाई? खान पान। तो अपन ने क्या बोला है कि समाज में शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था। लेकिन अपवाद के रूप में यहां पे अपन ने क्या बोला है कि गाय का मांस खाना निषेध था। अपवाद में क्या लिख दिया अपन ने कि गाय का मांस खाना निषेध था।
चीजें क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने खान पान में क्या देखा है, तो खान पान में अपन ने क्या देखा है कि समाज में शाकाहार भी प्रचलित था, उसी प्रकार मांसाहार भी प्रचलित था। लेकिन गाय का मांस अपन ने क्या बोला है कि भाई अपवाद की श्रेणी में है, कि गाय का मांस खाना निषेध है। क्लियर। और एक और यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि समाज में जो भी अपन ने 5-6 पॉइंट बनाए थे इसका स्वरूप, तो समाज का स्वरूप कैसा था भाई, अब खुद आप ही बता दो। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि समाज समतामूलक था, समाज समतामूलक था, अर्थात चारों वर्गों और महिला एवं पुरुष को मुख्यतः समान अधिकार प्राप्त थे, मुख्यतः समान अधिकार प्राप्त थे। क्लियर भाई। तो यहाँ पे अगला बिंदु भी अपन ने लिख लिया कि समतामूलक समाज था, अर्थात अपन ने क्या बोला है कि चारों वर्गों और महिला और पुरुषों में अपन ने क्या बोला है कि इन दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। चीजें क्लियर भाई, फटाफट इसको छाप लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ एक बिंदु भाई आप बोलोगे भाई ये चतुर्वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अब ये चीज आपने नोट क्यों नहीं कर भाई, चतुर्वर्ण व्यवस्था की बातचीत करी है तो अपन ने क्या बोला है कि किसमें लिखा है भाई, ऋग्वेद में। जब अपन ऋग्वेद या चारों वेद की चर्चा करेंगे तो वहां पे पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे अपन। क्लियर कि मुख्य मुख्य कौन कौन से मंडल है, सबसे प्राचीन कौन सा है, 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, 10वें में किसका उल्लेख है, ये सारा क्रम अपन देखने वाले हैं भाई। छाप लो इसको फटाफट, फिर अपन आगे बढ़े। चलो भाई बढ़े आगे। और यहाँ पे जो सामाजिक स्थिति है इसमें नोट करके लिख लेना यहाँ पे कि ये समाज अपने आप में कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज। बताओ भाई अपने को मात्र सत्तात्मक समाज कहां पे देखने को मिला था, तो अपन ने क्या देखा है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ पे समाज कैसा है, तो अपन ने क्या बोला है कि पितृसत्तात्मक समाज, अर्थात कि चलेगी किसकी भाई, अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाएंगे, तो अपन ने क्या बोला है कि पुरुषों के द्वारा। जो मुख्य निर्णय वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, तो अपन ने क्या देखा है कि पुरुषों के द्वारा यहाँ निर्णय लिए जाएंगे। तो भैया ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति में अपन ने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना, इसका विभाजन कैसे है, उसी प्रकार अपन ने दास प्रथा के बारे में जाना, उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे महिलाओं की दशा के बारे में जाना, उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे अगले बिंदु किसका लिखा है, खान पान के बारे में, और अगला बिंदु क्या लिखा है यहाँ पे, स्वरूप के बारे में। तो भैया अपन ने ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब इसकी तुलना अपने को किससे करनी है, तो अपने को देखना है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में क्या क्या हुआ करता था। चीजें क्लियर है सभी को। चलो भाई नेक्स्ट, अब यहां पे आपको वापस से हेडिंग क्या देनी है भाई, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। अब ये उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानना है, ये भी समाज ही है, तो इसी समाज में वापस से वही चर्चा करनी है रिपीट, जैसे वर्ण व्यवस्था, उसके बाद स्त्रियों की दशा, उसके बाद अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, दास प्रथा, उस प्रकार देखेंगे कि यहाँ पे स्वरूप कैसा था समाज का और खान पान कैसा था, और अन्य चीजों के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन ने उत्तर वैदिक कालीन समाज में वापस से हेडिंग क्या दोगे भाई, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो अपन ने क्या बोला है कि वर्ण व्यवस्था में समाज में कितने वर्ग थे, तो समाज में चार वर्ग कौन कौन से थे, तो अपन ने क्या क्या देखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में चार वर्ग निवास करते थे,
निवास करते थे। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि विभाजन के आधार में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि विभाजन का आधार क्या हो गया है, तो विभाजन का आधार अपन ने क्या देखा है कि जन्म को माना गया, जन्म को माना गया। या फिर इसको वापस से एक ऐसे लिख लो कि कर्म की तुलना में कर्म के स्थान पर जन्म पर बल। क्लियर। अब जैसे मान लो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ हूं, तो मुझे जन्म के आधार पे वही कार्य करना है जो एक ब्राह्मण के द्वारा किए जाते हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है, कभी मान लो मैं शूद्र वर्ग में पैदा हुआ, तो शूद्र वर्ग में जो कार्य किए जाते हैं वही के वही कार्य मुझे यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो जो संकेत क्या देता है कि यहाँ पे समानता की जगह असमानता के तत्व प्रचलित हो गए। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे अपन ने विभाजन का आधार किसको माना है, तो अपन ने क्या बोला है कि जन्म को यहाँ पे आधार माना गया है। और ये जो आरंभिक 3 वर्ण है, आरंभिक 3 वर्ण कौन कौन से हैं भाई, तो अपन ने क्या बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को पूरा लिखना भाई आप, तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता। क्या कहा जाता भाई, द्विज कहा जाता। अर्थात दोबारा जन्म लेने वाले, अर्थात दोबारा जन्म लेने वाले। अब यहाँ पे बताओ भाई, 3 वर्ण को अपन ने द्विज कह दिया और द्विज का अर्थ क्या बोल दिया कि यहाँ पे जिनका अर्थ क्या होता है कि दोबारा जन्म लेने वाले। लेकिन यहीं पे अपन ने क्या बोला है कि इसी कारण अपने को यहाँ पे समाज में कौन से तत्व दिखते हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि समाज में असमानता के तत्व प्रचलित थे। चीजें क्लियर है भाई सभी को। तो यहाँ पे अपन ने चीजें क्या देखी है, तो पहली हेडिंग अपन ने क्या दी है भाई, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में अपन ने क्या बोला है कि समाज में 4 वर्ण निवास करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। आरंभिक 3 वर्णों को द्विज कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि दोबारा जन्म लेने वाला। अब यहाँ पे छोड़ किसको दिया भाई, शूद्र को। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि समाज में असमानता के तत्व देखे गए। क्लियर। तो ये चीजें नोट करो भाई फटाफट, फिर वापस से अपन अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। चलो भाई, हो गया सभी का, बढ़े आगे। सेकंड बिंदु लिखना भाई, अब वापस सेकंड में लिखना भाई, महिलाओं की दशा। तो यहां पे क्या लिखोगे, महिलाओं की दशा। अब यहां पे अपन क्या देखेंगे भाई, महिलाओं की दशा तुलनात्मक रूप से बेकार हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं कि उनके अधिकारों का हनन होगा। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, मतलब दया करने वाली थी। अब ऐसा अपन ने क्यों बोला है, तो यहां पे भाई वापस से पॉइंट नोट करना। तो ऐसा अपन ने क्या बोला है कि उपनयन संस्कार का अधिकार छीना, उपनयन संस्कार का अधिकार छीना गया। उसी प्रकार अपन क्या देखते हैं कि बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा, बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा। बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहां गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। सॉरी, यहां पे अपन ने क्या बोला है कि गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई।
स्थापित हो गई। अब नोट करके ब्रैकेट में लिखना भाई, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में देखने को मिलता है। चीजें क्लियर भाई? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि यहां पर महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि मैत्रायणी संहिता में 3 बुराइयों का उल्लेख किया गया है। 3 बुराइयों का उल्लेख किया गया है। अब ये 3 बुराई कौन कौन सी है? तो भाई इसमें लिखना पासा, मतलब अपन बोल सकते हैं कि जुआ खेलना। पासा के बाद फिर अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे सूरा या फिर शराब का सेवन करना। और तीसरी बुराई क्या है? तो अपन ने क्या बोल दिया है कि स्त्री। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में प्रमुखता 3 बुराई देखी गई। तो 3 बुराई कौन कौन सी? एक तो पासा, जिसको अपन बोलते हैं भाई सट्टा खेलना, सूरा या फिर शराब पीना, और तीसरा क्या है भाई? स्त्री। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति अपने आप में कैसी है? दयनीय है। अब दयनीय स्थिति का कारण अपन ने चीजें समझा कि यहाँ पे उनको उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा का अधिकार उनसे छीन लिया गया। उसी प्रकार इस काल में अपन देखते हैं कि बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा। और इसी काल में अपन ने क्या बोला है कि गोत्र प्रथा का प्रचलन बढ़ा। अब ये गोत्र प्रथा क्या है? जैसे अपन क्या देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में गोत्र शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन गोत्र शब्द का अर्थ क्या है कि साम्राज्य का विस्तार करना। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या बोल दिया, मान लो कि भाई इतना बड़ा सुजालपुर का पूरा क्षेत्र है और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि भाई बहुत सारे वर्ग निवास करते हैं। तो इनने क्या बोला है कि गोत्र प्रथा मतलब एक गोत्र जिसका होगा और दूसरा गोत्र कभी समानता है तो इनमें विवाह नहीं होगा। तो इसकी उद्देश्य क्या है? कभी मान लो कि इन दोनों का गोत्र समान है तो ये विवाह नहीं करेंगे, तो अपन बोल सकते हैं कि दूसरे क्षेत्र में इनका विवाह होगा। अब ये दूसरे क्षेत्र में इनका विवाह होगा तो अपन ने क्या बोला है कि साम्राज्य का विस्तार हुआ या नहीं? तो क्षेत्रफल बढ़ते गए। लेकिन वर्तमान समाज में अपन ने इसको विवाह से जोड़ दिया पूरा। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या था गोत्र के लिए? कि भाई साम्राज्य का विस्तार करना है कि एक गोत्र का व्यक्ति दूसरे गोत्र के व्यक्ति से विवाह तो कर सकता है लेकिन समान गोत्र के नहीं। तो इस क्षेत्र में समान गोत्र और ये दूसरा, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि साम्राज्य विस्तार किया जा सकता है। चीजें क्लियर है भाई सभी को? चलो भाई, और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि मैत्रायणी संहिता। तो मैत्रायणी संहिता में अपन ने क्या बोला है कि 3 बुराइयों का उल्लेख है, पासा, सूरा और स्त्री। ये नोट करके अपन ने ब्रैकेट में क्या लिखा है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। लेकिन गोत्र प्रथा कब स्थापित हुई? तो अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में यहाँ स्थापित हुई। भाई फटाफट इसको छापो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हो गया सभी का? तो दूसरा पॉइंट अपन ने पहले पॉइंट किसकी चर्चा करी है? तो अपन ने बोला है कि वर्ण व्यवस्था। दूसरा अपन ने क्या करा है कि भाई महिलाओं की दशा। कभी मान लो कि ऋग्वैदिक कालीन चीजों को आप ठीक से तैयार करते हो तो उत्तर वैदिक कालीन स्थिति तो आराम से तैयार हो जानी है। क्लियर? चलो भाई बढ़े आगे, और यहीं पे एक पॉइंट और लिखो भाई, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना भाई, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में 2 चीजों का उल्लेख मिलता है। तो 2 चीज नोट करना भाई, कौन कौन सी? तो अपन ने क्या बोला है, इसमें पुत्रियों को दुख का कारण माना है। उसी प्रकार एक और उल्लेख मिलता है कि इसमें ब्राह्मणों को क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया
गया है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या मिलता है, तो अपन ने बोला है कि यहाँ पे पुत्रियों को किसका कारण माना है भाई, दुख का कारण माना है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। क्या बोला अपन ने कि क्षत्रियों को यहाँ पर ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। क्लियर है भाई सभी को? भाई एक दो पॉइंट और है तो अपने को नेक्स्ट स्लाइड पे चलना ही पड़ेगा। लिख लो भाई पॉइंट करके कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में महिला को अर्धांगिनी, महिला को अर्धांगिनी क्या बोला गया भाई, महिलाओं को अर्धांगिनी, अर्धांगिनी बोला गया है, अर्धांगिनी बोला गया है। चीजें क्लियर भाई सभी को? उसी प्रकार अगले बिंदु की चर्चा करो तो यहाँ पे भी सारे बिंदु तो हो गए। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो फटाफट इसको कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में महिला को किस शब्द का उल्लेख किया है, तो अपन ने क्या बोला है कि अर्धांगिनी शब्द अपने को देखने को मिलता है। क्लियर भाई सभी को? और फटाफट अपन वापस से खान पान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहीं पे खान पान, अब बताओ भाई इस समाज में खान पान के रूप में अपन क्या देखेंगे कि शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का प्रचलन था, लेकिन निषेध क्या होगा, तो अपन ने क्या बोला है कि अपवाद के रूप में गाय का मांस खाना निषेध है। उसी के बाद अपन यहां पे स्वरूप देख लेते हैं भाई, समाज का स्वरूप कैसा है। समाज का स्वरूप, तो समाज का स्वरूप कैसा है, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे असमानता के तत्व देखने को मिलते हैं। तो समाज में असमानता के तत्व देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार ये समाज भी कैसा था, तो ये समाज भी अपन ने क्या बोला है, ये समाज पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज था। चीजें क्लियर है भाई? तो खान पान के रूप में अपन ने क्या बोला है कि शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का ही प्रचलन था, लेकिन अपवाद के रूप में अपन ने क्या देखा है कि गाय का मांस खाना निषेध था। उसी प्रकार समाज का स्वरूप कैसा था, तो अपन ने क्या बोला है कि समाज में असमानता के तत्व देखने को मिलते हैं। और समाज का स्वरूप कैसा है, तो अपन ने क्या बोला है कि पितृसत्तात्मक समाज है, जो वर्तमान समाज भी पितृसत्तात्मक ही है। क्लियर भाई? छापो इसको फटाफट। चलो भाई हो गया सभी का। नेक्स्ट एक और पॉइंट की चर्चा करते हैं भाई, दास प्रथा। दास प्रथा, तो जो अपन ने ऋग्वैदिक कालीन समाज में लिखा था दास प्रथा के बारे में, कि दास प्रथा के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, पूरी समानता है। जैसे अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था, वैसी की वैसी समानता किसमें देखने को मिलती है, तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखने को मिलती है कि यहाँ पुरुष और स्त्रियों को दास बनाया जाता था, और यहीं पे अपन ने क्या देखा है कि आर्य और अनार्य को भी दास बनाया जाता था। तो अपन ने क्या बोला है कि ऋग्वैदिक कालीन दास प्रथा जैसी थी, उसका ये समानता अपने को किसमें देखने को मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल में भी यही दास प्रथा का प्रचलन था। तो यहाँ पे एक और बिंदु के रूप में अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि मुख्यतः इन्हें
घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। चीजें क्लियर है भाई? तो दास प्रथा तो सेम है जो अपन ने उत्तर वैदिक कालीन स्थिति में लिखा था, वही का वही सेम कहां पे लिखना है, यहीं पे। क्लियर? तो यहाँ पर ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अपन ने क्या बोला है कि दास प्रथा समान थी, कि यहाँ पे पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी क्या बनाते थे भाई, दास बनाते थे। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि आर्यों के साथ साथ अनार्यों को भी दास बनाया जाता था। और मुख्यतः अपन ने क्या बोला है कि इन दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। चीजें क्लियर भाई? तो अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेदिक कालीन समाज के बारे में जानकारी एकत्रित करी है, उसी प्रकार अपन ने उत्तर वैदिक कालीन इसमें अपन ने तुलना कर ली है। अब यहाँ पे अपन कल की क्लास में क्या करने वाले हैं कि जैसे उत्तर वैदिक काल में अपन देखेंगे भाई 16 संस्कारों का प्रचलन देखा गया, आश्रम व्यवस्था देखा गया, त्रिरत्न की चर्चा है, त्रिऋण की चर्चा की गई है। उसी प्रकार अपन क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में पुरुषार्थ की चर्चा भी की गई है। तो यहाँ पे अपन ने जो भी है अपन ने कल की क्लास में देखने वाले हैं। तो अपन ने आज की क्लास में अपन ने क्या देखा है कि अन्य बिंदु करके लिखेंगे उनको। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण है, तो चारों वर्ण में 3 वर्ण को क्या बोला गया है भाई, द्विज कहा गया, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, दोबारा जन्म लेने वाला। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि समाज में क्या देखा गया भाई, समानता असमानता के तत्व देखे गए। उसी प्रकार अपन ने महिलाओं की दशा के बारे में चर्चा करी है, तो महिलाओं की दशा या स्थिति कैसी थी, दयनीय थी, क्योंकि इनको उपनयन संस्कार का अधिकार इनसे छीन लिया गया, बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी और गोत्र शब्द का उल्लेख अपने को सर्वप्रथम ऋग्वेद में देखने को मिलता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि मैत्रायणी संहिता में 3 बुराइयों की चर्चा मिलती है, जिसमें पासा, सूरा और स्त्री। क्लियर? जो संकेत करता है कि महिलाओं की स्थिति इस काल में दयनीय थी। और यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में अपन ने क्या बोला है कि इसमें पुत्रियों को दुख का कारण माना गया है। और उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट। और यहीं पे अपन ने क्या देखा है कि सत्तर ब्राह्मण ग्रंथ में महिलाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, जिसे क्या कहते हैं, अर्धांगिनी। उसी प्रकार खान पान के रूप में शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था, लेकिन अपवाद के रूप में अपन ने क्या बोला है कि गाय के मांस को अपन ने निषेध कर दिया है। उसी प्रकार समाज का स्वरूप कैसा था, तो समाज में अपन ने क्या बोला है कि असमानता के तत्व देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज था। और अंतिम रूप से अपन ने क्या है, दास प्रथा की चर्चा करी है, जो ऋग्वेदिक काल में ही समानता जैसी है पूरी की पूरी, कि इस काल में भी अपन ने आर्य और अनार्य दोनों को दास बनाया। उसी प्रकार महिला और स्त्रियों को दास बनाया, जो कि समानता है। और उसी प्रकार इन दासों को मुख्यतः किस कार्य में लगाया जाता था, तो अपन ने क्या बोला है कि घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। क्लियर है सभी को? चलो भाई आज की क्लास अपन यहीं पे रोकते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि भाई साथ में नोट्स बनाते चल रहे हो, और चैनल को भाई लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। क्लियर? धन्यवाद।